आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। मिलत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। मोदी सरकार 3 तलाक बिल पर ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी कर रही है। गुज़िश्ता दिनों कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब सदर जमहूरिया के दस्तखत के बाद ये ऑर्डिनेंस कानून की शक्ल ले लेगा। सवाल ये है कि ऑर्डिनेंस लाने की इतनी जल्दबाजी क्यों है, किन हालात में ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं, इस ऑर्डिनेंस की हैसियत क्या होगी, कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि मोदी सरकार तमाम इशूज़ को छोड़कर, तमाम मसाइल को छोड़कर सिर्फ तलाक के पीछे या मुस्लिम ख़वातीन से हमदर्दी के नाम पर वावेला मचा रही है। इन्हीं सारे इशूज़ पर आज खबर दर खबर में हम बातचीत कर रहे हैं मारूफ एडवोकेट जनाब शरफुद्दीन साहब से। आप कानून के माहिर हैं, सियासत का तवील तजर्बा रखते हैं और मारूफ सियासी पार्टी SDPI के नायब कौमी सदर हैं। शरफुद्दीन साहब, मिलत टाइम्स में आपका बहुत खैर मकदम है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि 3 तलाक बिल के सिलसिले में मोदी सरकार को ऑर्डिनेंस लाने की इतनी जल्दबाजी क्यों है, किस मकसद के तहत मोदी सरकार ऑर्डिनेंस लाने जा रही है? देखिए, मोदी हुकूमत किसी भी तरह से 3 तलाक के इशू को ज़िंदा रखना चाहती है और मुसलमानों को कटघरे में खड़े रखना चाहती है, क्योंकि मोदी सरकार हर तरह से नाकाम हो गई है और अभी उनके पास कोई दूसरी बात कहने को नहीं है, तो मुल्क में इंतशार, जहनी इंतशार फैलाना चाहते हैं। लेकिन इसके कुछ ऐसे पहलू हैं जिस पर मुल्क को गौर करना चाहिए। जो हमारे आइन में आर्डिनेंस का प्रोविज़न है, उसके पस मंज़र को समझना चाहिए, क्योंकि कानून बनाने की जो पहली ज़िम्मेदारी है वो लेजिस्लेचर की है, यानी पार्लियामेंट की है, और कानून पार्लियामेंट से बना सकती है, एग्जीक्यूटिव नहीं बना सकती। यानी कि ये हिस्सा जो गवर्नमेंट का ये हिस्सा है, ये नहीं बना सकता। लेकिन इमरजेंसी का एक प्रोविज़न दिया गया कि अगर कभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और कोई ऐसे हालात पैदा हो गए इमरजेंसी के जिसमें कानून की अशद ज़रूरत है फ़ौरन से, तो उसके लिए आर्डिनेंस का इंतज़ाम किया गया कि आप आर्डिनेंस दाखिल करके, जारी करके मुल्क में उस मुसीबत से बचाने का इंतज़ाम कर सकते हैं। लेकिन वो 6 महीने का एक आर्जी अबूरी होता है, उसका वो पूरे परमानेंट नहीं होता, मुस्तकिल नेचर नहीं होता, वो 6 महीने के बाद अपने आप ख़त्म हो जाता है। शरफुद्दीन साहब, ये जो तलाक बिल है तो पार्लियामेंट में ज़ेर इल्तवा है, मतलब लोकसभा से उन्होंने पास किया, लेकिन राज्यसभा में भी ये मुलतवी हटका हुआ है, तो फिर ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत? ऑर्डिनेंस की इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी, ना कोई इमरजेंसी है, ना कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी थी कि ऑर्डिनेंस ला के, क्योंकि अभी ज़ेर समात है राज्यसभा में, उसमें ऑब्जेक्शंस लगे और कमेटी के तहत है, उसको पास करने से राज्यसभा ने मना किया था, जिस तरह से सरकार ने पेश किया था। ऐसे में पार्लियामेंट की बहुत बड़ी बेइज्जती है और अपने अख्तियारात को, क्यों सुप्रीम कोर्ट पहले नाराज़गी जाहिर कर चुका है कि आप ऑर्डिनेंस को ऐसे मत लाया करिए, और उन्होंने उस पर एक बार तो प्रेसिडेंट ने दस्तखत करने से मना कर दिया था। जब प्रॉपर्टी का क्या तरीका होता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मना किया था? सुप्रीम कोर्ट ने तो, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि आप एक बात पे कानून नहीं, जब एनिमीज़ प्रॉपर्टी के सिलसिले में 5वां ऑर्डिनेंस लाए थे, तो उन्होंने कहा था ये ऑर्डिनेंस का तरीका आप क्या कर रहे हैं, क्या ऑर्डिनेंस क्यों बार बार ला रहे हैं, आप कानून नहीं बना पा रहे हैं। तो यानी कि पार्लियामेंट को आप एक तरफ दरकिनार कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट को दरकिनार नहीं कर सकते। अभी जब वो मसला पार्लियामेंट में मौजूद है, कोई इमरजेंसी के मेजर्स की तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कोई ऐसा नहीं मामला था कि जिसकी वजह से फ़ौरन से ऑर्डिनेंस की ज़रूरत पड़ती, तो फिर ये एक तरह से पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ है, ऑर्डिनेंस का मिसयूज़ है। पहली बात तो ये है, क्योंकि इस वक्त ऑर्डिनेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी। राज्यसभा उस बिल को पास करेगी कि नहीं पास करेगी, ये इस पर डिपेंड करता है कि वो जब बिल सिलेक्ट कमेटी से आएगा राज्यसभा के पास, तब राज्यसभा को इख्तियार होगा कि कानून सही है कि नहीं है, कि वो लोकसभा के पास किए हुए बिल को राज्यसभा ने पास करने से मना कर दिया है, तब वो सिलेक्ट कमेटी में चला गया है। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो 3 तलाक के इशू को लाइव रखना चाहते हैं, ज़िंदा रखना चाहते हैं,
उसके पीछे इनकी जो मंशा है वो बहुत बेईमानी की है, सियासी है। लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बहुत बड़ा गलत इस्तेमाल है। लेकिन हमें इस बात को देखना चाहिए, पूरा मुल्क जानता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो रहनुमा उसूल हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि मुल्क में कॉमन सिविल कोड होगा, और बीजेपी और ये हुकूमत इस बात की चैम्पियन है, इस बात पे बहुत बड़ी बहस भी करती रहती है कि मुल्क में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। एक तरफ आप कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, दूसरा आप कम्युनिटी स्पेसिफिक लॉ बनाते हैं, यानी पूरा एंटीथेसिस है कॉमन सिविल कोड। अगर आपको कॉमन सिविल कोड बनाना है तो फिर आप कम्युनिटी लॉ क्यों बना रहे हैं? आप तो कॉमन सिविल कोड के और दूरी पैदा कर रहे हैं। तो ये इसमें बीजेपी का तो जो डोल कैरेक्टर है, इसका दोहरा चेहरा है, वो खुल जाता है। एक तरफ आप कॉमन सिविल कोड की तरफ हैं, दूसरी तरफ आप कम्युनिटी वाइज लॉ बना रहे हैं। यानी कॉमन सिविल कोड लाने के बजाय कम्युनिटी वाइज लॉ बना के आप ये साबित करते हैं कि आपका कॉमन सिविल कोड में कोई एतबार नहीं है, वो आपका एक पॉलिटिकल इशू है, इसीलिए आप कम्युनिटी सेंट्रिक लॉ बना रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो आप ये बात करते हैं कि हमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग की औरतों को इसमें कोई आज़ादी देना है, ये बिल्कुल एकदम से इसका कोई बेस नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। क्योंकि अभी आपने उन औरतों को जिनको सताया है, चाहे वो कौसर भी हों, चाहे वो मिसेस जाफरी हों, एहसान जाफरी की बेबा, आपने उनको तो इंसाफ दे नहीं पाया, उनसे तो आपने उनका ख्याल भी नहीं कभी किया। औरतों पे औरतें ज़्यादती का शिकार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किन के लिए कानून बना रहे हैं? मुल्क में अवेंडेंट वीमेन जो हैं उनकी तादाद 20 लाख 25 लाख है, जिनको मर्दों ने छोड़ दिया है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं, उनकी तादाद 20-25 लाख है। उनके लिए आप कोई लॉ बना नहीं रहे। और जो मुल्क में सिर्फ 1900 या 2000 औरतें हैं, वो ट्रिपल तलाक के सिलसिले में अभी तक डेटा ये आया है कि उनकी जो परसेंटेज है वो 0.3% है, और उन औरतों की परसेंटेज बहुत बड़ी है। तो आप उन औरतों का ख्याल नहीं कर रहे मुल्क में, जो अबेंडेंट हैं, छोड़ दी गई हैं और जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, और आप इन लोगों की बात कर रहे हैं। दूसरी अगली बात यह है कि सारी की सारी मुस्लिम औरतों ने जिन्होंने 3 तलाक के ख़िलाफ़ बात की, उठाई है, आवाज़ उठाई है और राहत मांगी है, उन्होंने सब ने ये कहा है कि हमें कुरान के जो प्रोविज़न्स हैं उनके दायरे में इंसाफ चाहिए। ये आगे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्रिमिनलाइज कर रहे हैं उसको। वो कानून एकदम से जो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने जिस डेफिनेशन दे रखी है कि मुस्लिम मैरिज जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, तो ये जानना चाहेंगे कि वो रविशंकर प्रसाद ने कहा, अभी आपने कहा कि राज्यसभा में बिल ज़ेर-ए-इल्तवा है तो ऑर्डिनेंस लाने का कोई सवाल नहीं बनता है, लेकिन रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी तलाक के 200 से ज़ायद वाक़यात आए हैं, ट्रिपल तलाक के। इस बुनियाद पर यह मजबूरी थी, इमरजेंसी थी और हमें ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। तो ये 130 करोड़ लोगों में अगर 200 ऐसे केसेस आ भी रहे हैं तो उनका आप ज़्यादा ख्याल करेंगे या उनका ज़्यादा ख्याल करेंगे जिनकी परसेंटेज बहुत बड़ी है और रोज़ की रोज़ बिला डेटा इकट्ठा किए वो औरतें जो हकूक़ से बाहर रखी जा रही हैं और इंसान और मर्द उनके साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, उनके बारे में इनकी क्या राय है? क्योंकि अभी डाटा जो है वो ये है कि अभी वो ख़ुद भी कहते हैं कि 200 केसेस आए हैं। 200 केसेस 130 करोड़ की आबादी में कितने कम होते हैं? अपने आप ये साबित करते हैं कि वो प्रायोरिटी नहीं है। आप 200 केसेस की जब बात करते हैं तो उन केसेस की बात क्यों नहीं करते जिनके ज़रिए जो औरतें हैं उनको साथ बेइंसाफ़ी हुई है, उनका कत्ल किए गए हैं, उनके हस्बैंड का कत्ल किया गया है, कितनी औरतों के हस्बैंड्स को इनकाउंटर्स किया जा रहा है, कितने को जेलों में झूठे मुकदमों में बंद किया जा रहा है, कितनी औरतों के मर्दों की लिंचिंग हो रही है और वो मर रहे हैं। उनकी तादाद तो इनसे भी बहुत ज़्यादा है जो लिंचिंग का शिकार है फैमिलीज़, उनकी अगर जोड़े तो उनको क्यों नहीं इंसाफ दे रहे? ये 200 की जो बात कर रहे हैं उससे कौन सी इमरजेंसी मुल्क में पैदा हो गई है जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है? जो मुल्क का कानून बनाने का प्रोसीजर है उसको क्यों तहस नहस कर रहे हैं? पार्लियामेंट को पास करने दें कानून। कोई इमरजेंसी का सामना नहीं है, कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसकी वजह से इसको ये जस्टिफाई कर पाएँ कि
कि ये ऑर्डिनेंस क्यों ला रहे हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है और मुल्क का उन इश्यूज से ध्यान हटाने के लिए ये रास्ता है, जिससे कि ये बता ना पाएँ कि पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ गए, ये मुल्क के ताल्लुकात पड़ोसियों से क्यों ख़राब हो गए, ये दिन पे दिन रुपए की कीमत क्यों गिर रही है। इन सब चीज़ों से, ये राफेल में जो बेईमानी हुई है उसका जवाब इनके पास क्या है। ये गिमिक्स हैं जो मुल्क को हमेशा दूसरी तरफ उनका ध्यान बटाना चाहते हैं, जो चलने वाला नहीं। अच्छा, ये अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बात आ रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया जाता है तो कानूनी नुक्ता नज़र से क्या कामयाबी मिलेगी, क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है इस पर? देखिए, जो इसमें पहली बात तो अभी ऑर्डिनेंस आया नहीं है। जब ऑर्डिनेंस आ जाएगा तब एक बात बनती है कि कोई भी जाके सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर सकता है। लेकिन अभी जो चीज़ कुरान शरीफ में आई है और उसके सिलसिले में पहली मरतबा जब सुप्रीम कोर्ट में हमने केस किया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस केस में कंटेस्ट किया है, तो उसमें पूरी कानूनी मदद नहीं ली गई, क्योंकि हमारे साथ अलमिया ये है कि जो लोग मुस्लिम लॉ जानते हैं वो हमारे मुल्क का कानून नहीं जानते, और जो मुल्क का कानून अच्छी तरह से जानते हैं वो मुस्लिम लॉ नहीं जानते। तो इसके बीच में कोई एक रास्ता ऐसा निकालना पड़ेगा कि अपनी बात को अच्छी तरह से सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए, और एक मौका है कि हम फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ये ओपन कर पाएँ कि 3 तलाक जो कुरान शरीफ में दी हैं उन्हीं की बुनियाद पर ये मौका कानून पर होना चाहिए। अभी जो कानून बना दिया है वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और पूरी तरह से वो कानून है जो सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि आप सिविल कॉन्ट्रैक्ट पे, जो सिविल लॉ है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें सिविल कानून होना चाहिए, सज़ाएं भी सिविल होना चाहिए। उसे क्रिमिनलाइज आप कर रहे हैं जो कि किसी तरह से भी कहीं जिसका कोई दूसरी मिसाल नहीं है, और आप एक ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं कि एक तरफ तो आप कानून पास करके कह रहे हैं कि तलाक का एग्जिस्टेंस नहीं है अगर 3 तलाक होती, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जेल भी जाओ। तो जो क्राइम, जो चीज़ ख़त्म हो गई, वजूद में नहीं आया, तो आप उसमें क्राइम कैसे मान सकते, जेल में कैसे भेज सकते? इसमें बहुत तजाद है। इसमें हमेशा कानून में कुछ है नहीं, एक तरफ कह रहे हैं तलाक नहीं, दूसरी तरफ जेल भेज रहे हैं 3 साल के लिए। कानून एक पॉलिटिकल पावर का मिसयूज़ है। जो ये कानून आ रहा है ये मिसयूज़ है और ये सर्वाइव करने वाला नहीं है। वक्त वक्त पे ऐसे इम्तहान आते हैं। क्या मोदी सरकार ऐसा क्यों करेगा? उनको लगता है कि ये सब करके हमें पॉलिटिकली फ़ायदा होगा, मुस्लिम औरतों का वोट मिलेगा, या फिर जो हिंदू है, मतलब गैर मुस्लिम है या इंतहा पसंद है, उनको खुश करने के लिए सब कर रहे हैं कि मुस्लिम शरीयत में मुदाखलत कर रहा है? असल में जो हिंदू सोसाइटी में ज़्यादती है उस पे पर्दादारी करने के लिए और उधर ध्यान न जाए, इसके लिए मुस्लिम लोग मुसलमानों को डिमोनाइज करने का जो तरीक़ा है कि सब तरफ इधर ही बात करते रहें, इससे ऐसा लगे क्योंकि मुसलमान का जो मज़हब है वो एक रिफॉर्मेशन अपने आप में है। वो चीज़ें जो मुल्क ने अभी 1947 में अपनाई हैं वो पहले से ही इस्लामिक लॉ में है, और औरतों के जो हकूक़ हैं, जैसे मुसलमानों का बहुत दिनों से ये मांग है कि आप मुस्लिम लड़कियों को जायदाद में हिस्सा दीजिए, लेकिन देने को तैयार नहीं है यहाँ की गवर्नमेंट, कानून पास नहीं करती है। तो जो मुसलमानों के असल इश्यूज़ हैं उन पर सरकार कभी बात नहीं करती, और ऐसे इश्यूज़ पे बात करती जो नॉन इश्यूज़ हैं, जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इससे क्या होता है, ये खौफ पैदा करना चाहते हैं मुल्क में, मुसलमानों को डराना चाहते हैं। अभी आपने कहा कि हिंदू सोसाइटी में जो खराबियाँ हैं उसको छुपाने के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ क्या खराबियाँ हैं? देखिए, हिंदू सोसाइटी में इतनी ज़्यादा खराबियाँ थीं जो मुस्लिम सोसाइटी ने ख़त्म कर ली थी जब ये इस्लाम आया है रसूलुल्लाह के साथ। तो फिर ये वो खराबियाँ, जैसे हिंदू सोसाइटी में पहली खराबी ये थी कि औरत जो थी जिसकी शादी होती थी वो 3 दिन तक ब्राह्मण के पास जाती थी और वहाँ से उसके बाद अपने हस्बैंड के पास जाती थी। अंग्रेज़ों ने कानून बना के वो रोका है। उससे जब बच्चा पैदा हो जाता था तो अगर लड़की होती थी तो वो देवदासी के तौर पर उसे मंदिर दे दी जाती थी, जहाँ पर ब्राह्मण्स उसका एक्सप्लॉयटेशन करते थे और बाद में वही औरत क्रॉस हो जाती थी, उस हालत में पहुँच जाती थी। इसी तरह से औरतों को बराबर का हक़ नहीं था, उनको उनकी विरासत में हक़ नहीं था। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें थी जो सब अंग्रेज़ों ने ख़त्म की, जैसे कि शूद्रा बराबर नहीं बैठ सकते थे, उन्हें प्रॉपर्टी रखने का हक़ नहीं था। जो शूद्रा से बच्चा पैदा होता था उसको गंगा, जो पहला बच्चा होता था उसे गंगा दान कर देते थे, यानी ज़िंदा बच्चे को फेंक देते थे गंगा में और ये कहते थे अब हम महफूज हो गए, हमने बलिदान कर दिया। इसी तरह से जो दलित को यानी शूद्रा को ज़िंदा चुन देते थे
इसमें इमारत बनाने में, और ये कहते थे कि अब इमारत महफूज रहेगी। ये सारे कानून बनाए अंग्रेज़ों ने, 40 इस तरह के कानून बनाए और हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म किया। उस तरफ जो अंग्रेज़ों ने किया है उससे हिंदू सोसाइटी को शक्ल दिखने लगी। अब जो हमारी हुकूमत बनी उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लॉ को कोडिफाइड नहीं किया, जिसकी वजह से हमेशा शक व शुबा रहे। मुसलमानों की बहुत मांग रही कि जो हमारा लॉ है उसको कोडिफाई कर दो जिससे उसकी शक्ल हो जाए, लेकिन साजिश ये रही और इसी तरह से तमाम लूप होल से छोड़ दिए हैं, जिससे आवाज़ें उठाते रहते हैं और मुसलमानों को डेमोनाइज करते रहते हैं। उनको किसी भी तरह से बुरी शक्ल में पेश इसलिए करते हैं कि हिंदू लॉ में, हिंदू सोसाइटी में बहुत ख़राबियाँ हैं। उसकी वजह से वो उन खराबियों से ध्यान हटाए रखने के लिए हमेशा मुस्लिम सोसाइटी को या मुस्लिम लॉ को टारगेट करते हैं। सर, ये आखिरी सवाल होगा कि क्या आइंदा 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस अगर लाया तो ऑर्डिनेंस 6 महीने के लिए रहेगा, तो क्या बीजेपी सरकार इस पोजीशन में होगी अगले दिनों में कि वो राज्यसभा से इस बिल को पास करा सके? मान लीजिए अगर 2019 में हुकूमत बदल जाती है तो राज्यसभा से पास कराने का इख्तियार किसके पास होगा? जो हुकूमत इख्तियार में होगी उसको, या जिनके पास अक्सरियत होगी? एक ये भी मामला है कि अभी जो पिछला सेशन था, मानसून सेशन, तो उसमें एनडीए ने अपना डिप्टी चेयरमैन मुंतखब कर लिया, लेकिन उन्होंने तलाक बिल को वहाँ से पास नहीं कराया और ये ऑर्डिनेंस लेकर आया। देखिए, इसका कानून ये है कि अगर नहीं पास होता है और ये पड़ा रहता है तो ये लोकसभा में इसको पास करा चुके हैं। लोकसभा में पास होने के बाद अगर लोकसभा ख़त्म हो जाती, नई लोकसभा आ जाती है, तो वो बिल अपने आप में कानून नहीं बन सकता, दोबारा पास कराना, दोबारा से उसको लोकसभा पास करना पड़ता है। लेकिन अभी वो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में पड़ा हुआ है। 6 महीने के बाद इनका, देखिए, इनको कानून बनाना है या नहीं बनाना ये तो दूसरी बात है, इनको उस इशू को लाइव रखना है, ज़िंदा रखना है, इसलिए ये तलाक़ के इशू को किसी न किसी तरह से ज़िंदा रख रहे हैं। अभी ऑर्डिनेंस भी नहीं आया था, सिर्फ कैबिनेट ने एक फ़ैसला किया कि इतनी बड़ी पब्लिसिटी दे दी और इतना बड़ा इशू मुल्क के सामने पेश कर दिया कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। ये कोई खबर नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी खबर बनाई, क्योंकि अगर ऑर्डिनेंस आता, अभी एक खबर आई है कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, अब दूसरी खबर आएगी कि ऑर्डिनेंस हो गया, अब तीसरी खबर आएगी कि प्रेसिडेंट ने दस्तखत कर दिए, फिर खबर आएगी कि अब लागू हो गया। तो ये किसी न किसी तरह से उसे तरतीबवार तरीके से इस इशू को ज़िंदा रखना चाहते हैं, जिससे दूसरे इश्यूज़ पे मुल्क के भोले भाले लोगों का ध्यान न जाए, नज़र न जाए, और ये पोलराइजेशन करने में और मुसलमानों को ये बताने में कि आप बहुत ख़तरे में हैं, बहुत खौफज़दा रखने में कि कामयाब हैं। मुसलमान खौफज़दा रहे और इन्हीं चीज़ों में पड़ा रहे, वो अपनी खुशहाली की बात ना करे, वो अपने हक़ की बात ना करे, वो भूख से लड़ने की बात ना करे, वो खौफ से निकलने की बात ना करे। इसलिए ये इन्होंने तरीक़ा अपनाया हुआ है एक इशू को। हम चाहेंगे नाज़रीन को आप ये बता दें कि एक ऑर्डिनेंस के कानून बनने तक कितने तरीक़े होते हैं, कितना वक्त लगता है कि ऑर्डिनेंस से कैबिनेट से मंजूरी मिली, उसके बाद क्या क्या होगा, फिर कब ये नाफिज होगा? देखिए, ऑर्डिनेंस पूरा तैयार हो गया है और कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है, उसकी शक्ल को मंजूरी दे दी है। अब ये क्लरिकल काम है, वो तैयार होगा और वो उस पर कैबिनेट उसको भेज देगी कि वो अप्रूव कर दिया है और प्रेसिडेंट आप दस्तखत कर देंगे। प्रेसिडेंट के अख्तियार में है, वो चाहे दस्तखत करें और चाहे रोक लें, उसे डिले कर दें। लेकिन अभी प्रेसिडेंट भी उनका है, अभी उन दस्तखत होने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उन्हें हाइप करना है, उन्हें एक माहौल बनाना है कि अभी कोई काम वो मुसलमानों के लिए करने जा रहे हैं। और उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि इसका कोई भी असर ना तो मुसलमान औरतों पे पड़ना है, ना मुसलमान मर्दों पे पड़ना है, सिर्फ एक फेक इशू है, एक झूठा इशू है। इसलिए उस इशू से कुछ भी मुल्क के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना मुसलमानों को इसमें कोई बहुत बड़ा रिएक्शन देने की ज़रूरत है और ना इससे कोई घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि हुकूमतें हैं, आती और जाती हैं। अब वो सच्चाई पे हैं, क्योंकि जो कानून, जो तलाक़ का तरीक़ा कुरान में दिया हुआ है, उससे उसको ये अलग तरह से उसको पेश कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जिसमें कुछ गलतियां अपनी मुसलमानों की तरफ से भी हैं कि उन्होंने अपनी औरतों के साथ इंसाफ करने में वो रोल अदा नहीं कर पाया और उन औरतों को मजबूर कर दिया कि वो आवाज़ें उठाएं, और फिर उन्होंने जब आवाज़ें उठाईं तो उनके ख़िलाफ़ बहुत गलत तरह से पेश आए। हर औरत ये कहती रही मुसलमानों की कि हमें कुरान के प्रोविज़न्स के दायरे में इंसाफ चाहिए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी है और उसको गलत तरह से इंटरप्रेट किया और आज इस हालत में पहुंचा दिया कि उन औरतों को भी कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ उन्हें तकलीफ़ हो रही है, उनकी फैमिली टूटेंगी, उनके लोगों को जेल भेजने के लिए एक तलवार टांग रखी है। ये खौफ का माहौल जो पैदा कर दिया है हुकूमत ने, उसका ही एक हिस्सा है कि खौफ बढ़ाते चले जाना है।
जी सर, ये जो तलाक हो जाती है, जो औरतें मुतासरा होती हैं, 3 तलाक दे दिया जाता है, तो उसके इंसाफ के लिए क्या कोई कानून होना चाहिए या नहीं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें एक पूरी बहस नहीं हो पाई है कि तलाक जो है वो निकाह की प्रोसेस का एक आखिरी हिस्सा है। पहले निकाह होता है, निकाह का जब उस इख्तिताम है, ख़त्म होता है, टूटता है, जैसे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में 3 चीज़ें होती हैं जो अभी तो सबने इसे कबूल कर लिया है, लेकिन पहले इस्लाम ने ये दिया। उसने कहा कि एक होगा जो प्रपोज़ करेगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, दूसरा उसे कबूल करेगा और तीसरा उसके लिए कंसीडरेशन होगा, यानी बेनिफिट होगा। इसको हाई कोर्ट के इलाहाबाद बेंच ने ये तय किया, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ये तय किया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे पूरी दुनिया ने कबूल किया है, और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। जो हिंदू शादी है वो सैक्रोसेंट है, यानी उसके 3 हिस्से हैं। पहला ये कि वो एक बार जब होगी जन्मों जन्मों चलेगी, यानी इटर्नल है। दूसरा ये कि वो परमानेंट है, कोई उसे तोड़ नहीं सकता, ख़त्म नहीं कर सकता। और तीसरा ये, उसका तीसरा हिस्सा जो है वो ये है कि वो पायस है, यानी होली है। जबकि मुसलमानों की शादी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो अभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मान लिया है, हिंदुओं ने भी मान लिया है, और आरएसएस के जो प्रेसिडेंट, जो हेड हैं मोहन भागवत, उन्होंने भी पिछले दिनों एक बयान दिया था कि शादी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। यानी जो मुसलमानों का लॉ है वो बहुत ताकतवर है और उसको सब कबूल भी करते हैं, लेकिन मुसलमान के नाम पे कबूल नहीं करते। आज उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो उसका इख्तिताम है, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, जैसे कोई पार्टनरशिप टूट जाए, उसका जो आखिरी रिश्ता है वो तलाक है। तो तलाक जब होगी जब निकाह होगा। अब निकाह पे बहस नहीं हुई कि निकाह क्या है। निकाह एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो किस तरह से है, उस पे बग़ैर बहस के तलाक पे बहस मुकम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि तलाक उस प्रोसेस का हिस्सा है जो अभी अधूरी बहस मुल्क के सामने हुई है। अभी जब सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला आता है तो सबसे पहले निकाह की जो खूबियाँ हैं, उसका क्या, उसके पीछे स्पिरिट है, और वो कैसे उसका ख़राब हालात में तलाक तक पहुंच सकता है, जिसमें कि निकाह कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर वो ख़त्म होने का सिलसिला या जो प्रोसेस है वो तलाक है, तो यानी तलाक अगर हो जाती है तो उस पर कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये सज़ा तो एक ज़बरदस्ती है, क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जो लोग करते हैं, जो 2 पार्टियां करती हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का जैसे हक़ होता है, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने का होता है। अब सज़ा इस बात पे हो सकती है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस तय हुए हैं, जैसे जो महर तय हुआ है, कंसीडरेशन एंड बेनिफिट है, अगर कोई एक पार्टी नहीं दे रही है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई हो सकती है वसूली की, जो सिविल एक्शंस होंगे, ना कि क्रिमिनल एक्शंस होंगे। और उसमें अगर धोखाधड़ी है, कोई बेईमानी है, तो फिर क्रिमिनल एक्शन हो सकता है। 3 तलाक दे दे, जैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने कोड़े लगाए थे, एक साथ किसी ने 3 तलाक दी थी। तो देखिए, इसमें मुसलमानों को अपना मौक़िफ़ साफ़ करना पड़ेगा। जो कुरान में तरीक़ा दिया है उसी पे चलना होगा, और बीच में जो चीज़ें शामिल की गई हैं वो मुसलमानों की तरफ से मिस रिप्रेजेंटेशन है, जिस पे भी पोजीशन साफ़ करना पड़ेगी। और उसी कन्फ्यूज़न की वजह से आज दूसरे लोग ये फ़ायदा ले रहे हैं और मुस्लिम लॉ को गलत तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से एक मौका है कि मुसलमानों को अगर ऑर्डिनेंस आता है तो चैलेंज करके इस अस्कर नौ पूरी बात सामने रखना चाहिए। तो इससे ये होगा कि अगर एक मौका आता है और नया कोई अगर ऐसा मौका निकलता है सुप्रीम कोर्ट जाने का, तो अभी एक अच्छा ये मौका होगा कि हम पूरी बात अपनी बताएं सुप्रीम कोर्ट को, और ये बताएं कि इससे अच्छा बेहतर तरीक़ा जो 3 तोहर की तलाक़ है, और जो चाहे 5 मरतबा 6 मरतबा दे या 3 मरतबा दे, वो एक ही तलाक़ होगी, और 3 तोहर के बाद वो तलाक़ परमानेंट होगी। तो उसको एक्सप्लेनेशन की वजाहत करने की ज़रूरत है कि इससे अच्छा कोई भी दूसरा निज़ाम कहीं पर भी नहीं है। इसको न सिर्फ मुसलमानों में सबको कबूल करना चाहिए, जिस तरह से सब लोगों ने ये कबूल कर लिया कि शादी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया कि मोहन भागवत ने तक ने इसकी तस्लीम कर लिया है। उसी तरह से जो तलाक़ है उसको भी अगर अच्छी तरह से पेश किया जाए, उसकी वजाहत कर दी जाए और ठीक तरह से मुल्क के सामने रख दिया जाए, तो सब लोग इसे कबूल कर लेंगे। क्योंकि एक बार जब लोग 2 मियाँ बीवी का रहना एक साथ मुश्किल है और नहीं रह सकते, तो तलाक़ वो मौका देता है कि दोबारा ज़िंदगी शुरू कर सकते, ना कि उन्हें जला के मार दिया जाए औरतों को, उनको तंग किया जाए, सारी ज़िंदगी मुकदमा लड़ाया जाए और हर तरह से एक्सप्लॉयटेशन औरतों को किया जाए। उससे तो बेहतर है कि उन्हें फ्री किया जाए, वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करें।
में एक आदमी के साथ अगर गुजारा नहीं हो रहा है तो कहीं दूसरी ज़िंदगी शुरू की जा सकती है। लेकिन जहाँ पर तलाक़ के प्रोविज़न्स नहीं हैं और उन सोसाइटीज़ में जहाँ पर तलाक़ के मौके कम हैं, वहाँ पर लोग क्या करते हैं और अपनी लड़कियों को और बहुओं को जला देते हैं, उनकी जानें ले लेते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं। वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादतियाँ हैं। तलाक़ की ज़्यादतियाँ अगर कुछ हैं तो उन पे तरमीम करके ठीक की जा सकती हैं। कुरान की रोशनी में सब हल हैं, लेकिन उसको ठीक तरह से मुल्क के सामने पेश न कर पाने की नाकामी की वजह से हमारी मुश्किलें और ज़्यादा मुल्क में बढ़ गई हैं। बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये थे एडवोकेट शरफुद्दीन साहब, आप STPI के कौमी सदर हैं, जिन्होंने तफसील से बताया कि तलाक़ के नाम पर मोदी सरकार दरअसल हिंदू सोसाइटी में पाई जाने वाली ख़राबियों को छुपा रही है और मुस्लिम सोसाइटी में रिफॉर्म की बात कर रही है। इसी तरह इन्होंने आपने ये भी बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास ये मौका है कि सुप्रीम कोर्ट में सही अंदाज में मुस्लिम फैमिली लॉ को पेश करे और बताए कि निकाह क्या है, तलाक़ क्या है। जो ख़ास बात आई वो भी ये कि निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक मुआहदा है और मुआहदा के ख़त्म होने पर कोई सज़ा नहीं होती है। हाँ, अगर उसके जो शराइत हैं, जो टर्म्स और कंडीशन है वो पूरे नहीं किए जाते हैं तो फिर सज़ा की बात होती है। ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आपसे हमारी गुजारिश होगी कि इस वीडियोज़ को आप दूसरों तक भेजिए, दूसरों को पहुँचाइए। फिर मुलाकात होगी एक नए उन्वान के साथ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।